हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 12th पास हो चुके हैं और अभी जस्ट पास हुए हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो भी सरकारी नौकरी, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया हुआ है जो हम बात करेंगे आज उसकी। जी हाँ, 12th पास कर कर आप चाहते हैं कि 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और अकाउंट में हर महीने आ जाए, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। हम आज इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, कब एग्ज़ाम होगी, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसकी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज कितनी खोज रहे हैं, सारे डिटेल आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिएगा, आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और दूसरा वीडियो इस रिलेटेड आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात हम करेंगे किसकी? तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हम बात करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किसका है? आशु सहायक अवर निरीक्षक का पोस्ट आया हुआ बिहार में, यानी असिस्टेंट स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजकल की डेट में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और नोटिफिकेशन में क्या-क्या अंदर में है वो पूरा आपको बताएँगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप बिहार दरोगा से रिलेटेड बिहार के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम सारा नोटिफिकेशन और सारा अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है? और अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। देखिए, ये विज्ञापन जो है कल की डेट में आया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे विज्ञापन संख्या 1/2024, यानी बीपीएसएससी का। बीपीएसएससी का ये साल का पहला नोटिफिकेशन है। आप ये समझ सकते हैं कि पहला नोटिफिकेशन है। अगर हिस्ट्री देखा जाए बीपीएसएससी का, तो अगर कोई छोटा सा पोस्ट आता है उसके बाद बिहार दरोगा का पोस्ट 100% आ ही जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने भी छोटा पोस्ट आया, जैसे 64 का हो, ईएसआई का हो, एएसआई का हो, जितने भी पोस्ट आए उसके बाद बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन किसी हाल में आता ही आता है। तो अब बिहार दरोगा से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तेज़ गति बढ़ा दीजिए तैयारी का, क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे विज्ञापन संख्या 1/2/2024 की, 1/2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है? इसमें क्या क्या पोस्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसमें कितने सैलरी मिलेंगे और कितने एज है, क्या रिलेटेड है एग्ज़ाम का, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो सारा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट के तो बारे में बता दिया आपको कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। किसका है? स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा पे लेवल कितना है। सबसे बड़ा भाई, कोई भी जॉब करने से पहले आप लोगों के मन में ये रहता है कि इसमें जॉब में पैसे कितने मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये पे लेवल 5 का, यानी 29,200 से लेकर 93,300 रुपये, 92,300 रुपया है। अगर आपको इन हैंड सैलरी की हम अगर बात करेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 42,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। लेवल 5 का जॉब है। ठीक है? अब दूसरी बात आता है कि इसमें कितनी नियुक्ति कितनी है, मतलब वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 305, यानी 305 टोटल सीट है। और इस सीट के बारे में हम पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं अभी कि इस सीट में कितने कितने कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरी में आपका कितने वैकेंसी आए हुए। सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, वैकेंसी की कितने वैकेंसी हैं। ठीक है? जब ऊपर जाते हैं तो आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनारक्षित की, यानी जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में कितने पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 121 पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है? जिनमें से महिला जो है 42 महिला का इसमें पोस्ट है। ठीक है? हम बात करेंगे अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति में कितना 37 पोस्ट है, आपको देखने को मिल जाएगा और 13 जो है इसमें महिला का पोस्ट है। फिर अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 6 पोस्ट है और 2 महिला का इसमें रिजर्व है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 59 पोस्ट यहाँ पर है और 21 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग में हमारा 37 सीट है और 13 जो है महिलाओं के लिए। एक और आता है पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए कितना सीट है, तो 14 सीट है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वालों के लिए कितना सीट है, जहाँ पर टोटल 31 सीट है और 11 सीट इसमें जो है इसका महिलाओं के लिए आरक्षित है। जब टोटल हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 305 सीट यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारा नोटिफिकेशन के बारे में। अब चलते हैं हम सबसे पहले कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। अब एज के बारे में हम अच्छे से आपको बता देते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो एज के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कौन कौन कर सकता है, एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एज के बारे में। तो एज के बारे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आवेदन करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब पुरुष और महिला दोनों इसको अवेलेबल है, मतलब पोस्ट को फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एज के बारे में। तो एज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एज से संबंधित एज के बारे में, उम्र सीमा के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्र सीमा के बारे में उम्र सीमा आपको दिख रहा है। उम्र सीमा की गणना कैसे होगी थे, उम्र सीमा अगर 1/8/2024 तक 1/8/2024 तक अगर आप 25 वर्ष हो चुके हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी अगर आप 1/8/2024 तक 25 साल के हो गए, यानी 21 साल 18 से 25 साल के बीच में इसका उम्र सीमा, यानी 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नत होगी, ठीक है। यानी देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर अनारक्षित की बात करते हैं, यानी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। अगर पुरुष हैं और महिला दोनों के लिए न्यूनतम वर्ष कितना है, 18 वर्ष चाहिए, क्योंकि एज की बात हम कर रहे हैं। अगर आप अनारक्षित सामान्य हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं और महिला और पुरुष दोनों के लिए मिनिमम जो है ना 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम जो है ना कितना 25 वर्ष चाहिए। अब ये 25 वर्ष जो कलेक्शन मतलब 25 वर्ष जो होगा वो किस पर होगा, 1/8/2024 तक अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 25 वर्ष के हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। तो आपके लिए ये हो गया, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करेंगे। कितना पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे कितना उसका उम्र मिनिमम तो 18 साल इसका भी चाहिए, लेकिन इसके उम्र सीमा में 2 साल का आपको छूट मिला हुआ है। तो आप 2 साल यानी 27 साल के आप हैं तो इस फॉर्म के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है कि पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि आता है। एक तो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आपको करना है क्या, तो वहाँ पर भी आपको 18 वर्ष और 28 वर्ष चाहिए। यहाँ पर मिनिमम आपको कितना चाहिए, 18 वर्ष और 28 वर्ष मैक्सिमम चाहिए। अगर अनुसूचित जाति से हैं आप और अनुसूचित जनजाति के से पुरुषों और महिला दोनों के लिए तो न्यूनतम उम्र कितना है, 18 वर्ष से और 30 वर्ष से, ठीक है। अब बिहार के वैसे सरकारी सेवक के उच्चतर वेतनाम के संवर्ग में जानने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भाग लेने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के लिए उसको छूट दी जाती है। बिहार में जो रोजगार ऑलरेडी सरकारी नौकरी वाले हैं उसको 5 वर्ष के लिए यहाँ पर छूट देने को मिलता है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस का आपको सभी को पता है कि 18 वर्ष और उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ये हमारा हो गया किस चीज़ के लिए, ये हमारा हो गया उम्र के लिए हो गई, एज की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि उसमें कितने डिग्री क्या चाहिए, मतलब अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको है कौन सी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेदन के लिए पात्रता जो है हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आवेदन के लिए पात्रता कौन कौन कर सकते हैं, सबसे पहले जो इंडियन नागरिक होगा यानी भारतीय नागरिक होगा, इंडियन होगा, वो कर सकता है और पुरुष एवं महिलाएं दोनों कर सकती हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी क्या आपको योग्यता इसमें चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगा आपको इंटरमीडिएट या दिख रहा होगा, इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर किसी हाल में भी चाहिए और या आप समकक्ष में हो उसके नहीं, इंटरमीडिएट कैसे आप पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं जो 10th के बाद तो जहाँ पर आपका 12th जो होता है समकक्ष, मतलब कुछ दूसरा हर जगह अलग अलग पॉलिटेक्निक करके बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पर भी आप उसको कर सकते हैं। इंटरमीडिएट जो मिनिमम है कितना है, इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर मिनिमम इसकी शैक्षणिक योग्यता है और आगे कुछ नहीं बोला। अगर आप उससे आगे भी कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं लेकिन आपको 25 वर्ष नहीं हुआ है तो आप 25 वर्ष तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है, ये तो हमारा हुआ क्या, एज के बारे में बात कर दी हम, और हम इसके बारे में इसका योग्यता के बारे में बात करते हैं। अब से देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पर कैसे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, सारा सवाल का जवाब यहाँ पर आपको हम आज देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, यानी एग्जाम की जो नियुक्त किए जाएंगे वो किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी। क्या सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की हम बात करेंगे। सबसे पहले लिखित परीक्षा प्रतियोगिता की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखिए आवेदन जो होगा, आवेदन पत्रों के संग्रह पर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवेदन पत्रों के संग्रह पर आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों की क्या होगा, 2 प्रश्न पत्रों में होंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न पत्र में जो हमारा होगा, पहला प्रश्न पत्र हमारा क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 100 अंकों का होगा। कितने का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव होगा और 100 अंकों का होगा, 100 विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 100 अंकों का ये सामान्य हिंदी का होगा, यानी हिंदी का सबसे पहले पेपर होगा। ठीक है, जिसमें न्यूनतम आपको 30 अंक प्राप्त करना है, अनिवार्य होगा, यानी अन्यथा उन्हें योग्य घोषित कर दें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हिंदी का पहला प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंक होगा, 100 क्वेश्चन होगा और आपको 30 अंक आपको लाना है। ये क्या होगा, एक क्वालिफाइंग नेचर का, इसका नंबर आपको इसमें जोड़ने वाला नहीं है। और कितना एग्जाम 1.5 घंटा होगा, यानी हिंदी का पेपर जो होगा 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, क्या लगे, सामान्य हिंदी पत्रता का मेधा अवधारणा में नहीं किया जाएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो आप हिंदी का पेपर जो होने वाला है वो आपको जो मेरिट बनेगा उस मेरिट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसा कि दरोगा में जो जोड़ा जाता है, मेंस में जब हिंदी पेपर होता है तो हिंदी का पेपर बस 30 नंबर आपको लाना होता है, सेम इसी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट तो हमारा होगा तीसरा द्वितीय प्रश्न पत्र जो आ रहा है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द्वितीय प्रश्न पर क्या होगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र समान ज्ञान होंगे, समसामयिक मुद्दे संबंधित होंगे, 100 वैकल्पिक प्रश्न यानी 100 टोटल क्वेश्चन पाए जाएंगे यहाँ पर, जिसका पूर्णांक 200 होगा। यानी समान ज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान जितने पढ़ते हैं आप लोग उसकी बात कर की जा रही है यहाँ पर, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के जिसमें 200 मार्क्स होगा। ये जितना बीपीएसएससी का एक लेवल है, आप सभी को पता है कि जब दरोगा का एग्जाम देने जाते हैं आप, तो वहाँ पर भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितना नेगेटिव मार्किंग आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। और कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, यानी दो पेपर होंगे, पहला हिंदी का होगा, दूसरा सामान्य विज्ञान का होगा, और साथ में 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक का होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा एग्जाम का रिलेटेड हो गया। अब क्या पढ़ना है, वो सामान्य ज्ञान में सब आता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इतना आता है, सब इकोनॉमिक्स सब आता है इसमें। समसामयिक मुद्दे का मतलब होता है करंट अफेयर के, ये पूछा जाएगा, क्लियर लिखा हुआ सिलेबस में यहाँ पर आपको, यहाँ पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर सब दिव्यांग के लिए अलग से कुछ दिया जाएगा और बेंच मार्क दिव्यांग के लिए अलग से कुछ दिया जाएगा। तीसरा होता है क्या होगा यहाँ पे, जब हमको लिखित परीक्षा में जो होगा 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, कोटिवार किया जाएगा, यानी जितना पोस्ट है उसका पीटी के हिसाब से मेंस के लिए आपको 6 गुना आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है कि क्या होगा, पात्रता की जांच होगी। यानी पात्रता की जांच क्या होगी, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को श्रुति लेखन होगा, यानी आप समझ लो श्रुति लेखन हिंदी और अंग्रेजी का टंकन यानी टाइपिंग भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेनो का फॉर्म भर रहे हैं, आंसू का फॉर्म कर रहे हैं, तो यह यकीनन है कि आपको टाइपिंग यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग यहाँ पर आना चाहिए केवल। ठीक है, उसकी बात कर रहा है, तो सबसे पहले हिंदी आपको हिंदी श्रुति लेखन की बात करते थे। हिंदी श्रुति लेखन के जहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापान द्वारा किया जाएगा। यानी आपको हैंड राइटिंग मतलब ऐसे लिखना, जो कॉपी पे लिखते हैं हम लोग, कोई नोट्स बनाते हैं, तो उस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में लेखापान द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा, यानी 20 मिनट में उस पर टंकित, यानी उसको टाइपिंग करने के लिए आपको 20 मिनट का टैंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का अतिरिक्त समय जो होगा शुद्धि हेतु किया जाएगा, यानी आपको 2 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि उसको आप अपना जो भी गलत है, आपको सही है, उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, अगर आप
10% जो भी आपने टाइपिंग किए हैं, जो भी लिखे हैं, उसमें 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये इसमें क्लियर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कैसे-कैसे क्या होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि टंकर की जाँच, यानी आपको जो है टाइपिंग भी चाहिए यहाँ पर। तो टाइपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइपिंग के लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। यानी आप बस इतना समझ लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द पर, यानी 1 मिनट में 30 शब्द आपको करना पड़ेगा टाइपिंग, और 300 शब्दों को 10-10 मिनट के में कंप्यूटर पर अंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकन में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकन में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी क्या रहा है कि आप जब टाइपिंग कीजिएगा तो इस टाइपिंग में आपको 5% हिंदी में उससे गलती नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में जो है 10% से अधिक गलतियां नहीं होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो हमारा हो गया कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब अब एज अ लिखना ही पड़ेगा, आपको टाइपिंग भी करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें। और आप साथ साथ में आपको साथ में आप क्या करते हैं, आप 12 पास हो गया, वो चाहिए आपको। हिंदी का पेपर होगा, सामान्य हिंदी जैसे नॉर्मल द्रोगम होता है, तो उसमें आपको हिंदी भी देना पड़ता है, और साथ में आपको क्या देना पड़ता है, साथ साथ में आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान का भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर टाइपिंग किसी हाल में भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट की ये बात यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन आपको बस टाइपिंग आना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने एज के बारे में बता दिया आपको। हाँ, आप कंप्यूटर ज्ञान की बात करते, चौथा यहाँ पर एक और दिया हुआ है, कंप्यूटर के ज्ञान की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप काम कीजिएगा, स्टूडेंट का काम ही होता है कि कंप्यूटर पर बैठ के काम करना, उसका करना, तो क्या होता है, एमएस ऑफिस आपको होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट हुआ, और तथा इंटरनेट के बारे में ज्ञान हो, जाँच की जाएगी। जाँच में असफल अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपका ये भी एग्जाम होगा कि एमएस ऑफिस के बारे में आपको पता है कि नहीं, एमएस ऑफिस में आता है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, इंटरनेट के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ये पूरी तरह से आपको यहाँ इसका टेस्ट की जाएगी, जांच की जाएगी। इसके बाद अगर इसमें आप पास हो गए तो आपको सफल किया जाएगा, नहीं तो असफल आप हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग के लिए, जो दिव्यांग है उसके लिए बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित शर्तों की क्या हुआ। अब मेधा सूचित कैसे होगा, यानी मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट जो बनेगा, मेरिट बनेगा आप कैसे, यहाँ पर देख लीजिए मेरिट क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो मेरिट का क्राइटेरिया यहाँ पर है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूचित मिली लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये देखिए प्री में जो हो रहा है, लिखित परीक्षा जो मेंस होगा, मेंस के आधार पर किया जाएगा, ना कि प्री के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जितना आता है कि 210 हो गया, जिसका एज हो जाता है, इस सब के बारे में दिया, बस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज के बारे में पूरी आपको यहाँ पर हम जानकारी लगभग आपको दे दिए हैं, ठीक है। आपको आरक्षित के बारे में पूरा बता दिए हैं, कितने कोटि है, कितने हैं, सारा सब कुछ आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। और एज के बारे में बता दिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, और आपके बारे में इसको बता दिया है। मतलब जितना भी इसका एक एग्ज़ाम का रिलेटेड होता है, आपको सारा का सारा इसमें हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है इस रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हम उसको पूरा उस कमेंट में आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे कि क्या इसमें ज़रूरत है, ठीक है। और आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको अगर चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो इस क्वेश्चन पेपर भी आपको हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और आप बस इसमें बने रहिएगा। आपको सारा यहाँ पर जो भी नया अपडेट आता है, वो अपडेट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।